हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। हम संविधान के भाग 3 हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे भाग 4। हो सकेगा तो आज मैं इस भाग 4 को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लॉकेंदर करण। इस वीडियो में जानेंगे संविधान का भाग 4। भाग 3 हम पढ़ चुके थे। भाग 1 क्या कहता था? भारत राज्यों का संघ है। उसमें कहां से कहां तक आर्टिकल आते थे? तो 1 से 4 तक। फिर भाग दो किसका वर्णन करता था? तो नागरिकता का। उसके अंतर्गत कहां से कहां तक आर्टिकल आते थे? तो 5 से 11 के बीच। फिर बात करें हम भाग 3 की। भाग 3 बात करता है मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक आते हैं? तो 12 से 35। आज हमारा है भाग 4। तो चलिए भाग 4 को देखते हम क्या है। भाग 4 क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी अर्थात डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। आज मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, ताकि आपको क्या है, जल्दी से आपका सिलेबस भी कवर हो जाए, मेरा भी हो जाए और जल्दी से आपको भी समझ आ जाए और टाइम भी हमारा बच जाए। लिखने में टाइम बहुत जाता है। तो भाग 4 डीपीएसपी का वर्णन करता है भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये कहां से लिए गए अगर आपसे पूछ ले तो ये लिए गए आयरलैंड से। हमने डीपीएसपी कहां से लिए? तो आयरलैंड। भाग 3 क्या कहता है? भाग 3 नागरिकों को कुछ अधिकार देता है, विशेष अधिकार। तो भाई सब अधिकार अगर आप नागरिकों को दोगे तो राज्य क्या करेगा? तो डीपीएसपी राज्य को अधिकार देता है। ऐसे आप याद रखिएगा। कहां से लिए गए? तो आयरलैंड से। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं इधर कि अगर आप ये बताइए आयरलैंड ने डीपीएसपी कहां से लिए, तो अगर आपको हो सके तो कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको पता हो तो मैं बता देता हूं आयरलैंड ने कहां से लिए? तो स्पेन से लिए। कहां से? आयरलैंड ने लिए स्पेन से। और आयरलैंड स्पेन से लिए आयरलैंड ने और आयरलैंड से लिए हमने, अर्थात भारतीयों ने। तो डीपीएसपी हो गया ये पर। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं कहां से कहां तक है। तो अनुच्छेद तो 35 खत्म हो गया, तो 36 से 51। तो मैं जितना हो सके 36 से 51 के बीच जितना हो सके ये पार्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। इनको जब भारत का संविधान बन रहा था तब इन्होंने, इन बड़े बड़े व्यक्तियों ने इसके बारे में क्या कहा? भीमराव अंबेडकर ने क्या? भीमराव अंबेडकर ने इसे एक लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था बताया है कि इससे क्या एक लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था होगी। किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा। ये आप लिख लीजिएगा कि इससे डीपीएसपी से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी। फिर बात करें केटी शाह ने क्या कहा? ये हो गया भीमराव। अब बात करते हैं केटी शाह। केटी शाह ने क्या कहा है? ये हो गया भीमराव अम्बेडकर खत्म। और केटी शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार देगा। वापस से डीपीएसपी के लिए केटी शाह एक व्यक्ति था, उसने क्या कहा कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार देता है। अब बैंक कौन हो गया? तो इधर बैंक हो जाएगा राज्य। अब राज्य क्या अपनी सुविधा के अनुसार देगा। अभी समझते इसके बारे में हम क्या है। इधर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं आपको समझाने के लिए। एक और व्यक्ति था, कौन? जी ऑस्टिन। इसने इसे क्या कहा है? इसे डीपीएसपी को भाग 4 को संविधान की आत्मा कहा है। किसने? जी ऑस्टिन ने। संविधान की आत्मा। अब आप कहोगे मैंने तो कल आपको पढ़ाया था अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो वो क्या है? अनुच्छेद 32 है। तो आपको इधर यूपीएससी ऐसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को। और किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भाग 4 को जी ऑस्टिन के अनुसार। अब इसके लिए क्या है? भाग 4 के लिए अगर भाग 3 हमारा कोई हनन करता है, भाग 3 मौलिक अधिकार हम हनन करता है तो हम क्या है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन भाग 4 के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अर्थात ये क्या है? गैरवाद योग्य। ये क्या है? गैरवाद योग्य है। अब समझिए गैरवाद योग्य अर्थात हम इसके लिए न्यायालय नहीं जाएंगे। अगर राज्य को लगेगा कि हमें इसको देना चाहिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तो बैंक हो गया राज्य। अब देना होगा तो देगा, वरना नहीं देगा। तो ये एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार देता है। सभी कहते हैं कि मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा धीरे बोलने की। तो बात करते हैं हम इस अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं 36 से। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? सिर्फ सुनिए। राज्य की परिभाषा देता है। यानी अगर हम इसके अंदर जो राज्य प्रयोग कर रहे हैं वो राज्य क्या है?
वह संस्था जो सरकार से किसी न किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करती है, किसी भी प्रकार से, वह राज्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे संसद हो गए, विधानमंडल हो गए, तो ये सभी क्या है, राज्य है। तो कोई भी ऐसी संस्था जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, वह आती है राज्य के अंतर्गत। अनुच्छेद 36 इसकी परिभाषा देता है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 अब आपको पहले ये बता देता है, ये बात गैरवाद योग्य है, इसके लिए आप क्या है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें परिभाषा दी हुई है किसकी, राज्य की। इसमें आप बताएंगे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है डीपीएसपी के लिए, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 कहता है अब राज्य को अधिकार दिए गए, मतलब राज्य के ऊपर थोड़े कर्तव्य, अगर आपके पास है कैपेसिटी तो आप इन अनुच्छेदों को फॉलो कर सकते हो। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करेगा, राज्य स्थापना करेगा। तो एक बार मैं फिर से बोलूंगा, अगर लिखूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। राज्य का दायित्व है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की क्या करे, स्थापना करे, अनुच्छेद 38 के अनुसार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य का दायित्व होगा कि वह शिक्षा दे, किसके, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अब ये मैं इधर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि ये बात क्या है, ये की एक बात है अनुच्छेद 21 के ए में, अर्थात बच्चों का दायित्व है वो शिक्षा पाने का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा पाने का अधिकार। तो ये मौलिक अधिकार भी दे दिया बच्चों को और ये कर्तव्य भी दे दिया, ताकि दोनों में से कोई एक भी अगर अपना मौलिक अधिकार भी बचाए या ये अपने कर्तव्य का फॉलो करे तो उस बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी। तो ये कहता है अनुच्छेद 39, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करेगा, राज्य निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएगा। तभी आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट जो स्कूल होती है उसके अंतर्गत बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40। आर्टिकल 40 क्या कहता है, आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन, अर्थात राज्य का दायित्व है कि राज्य के प्रत्येक राज्य अपने राज्य के अंतर्गत स्थानीय ग्राम पंचायतों का क्या करे, गठन करे। तो अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन, इधर लिख देता हूं मैं ग्राम पंचायत। तो राज्य का दायित्व रहेगा कि वह क्या है, ग्राम पंचायत का गठन करे। ये क्या है, अनुच्छेद 40 है। अब ये क्या होता है ग्राम पंचायत, इसके बारे में हम भाग 9 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 9 ग्राम पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताता है, स्थानीय स्व सरकार। तो उधर हम इसके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अनुच्छेद इतना ही कहता है ग्राम पंचायत का गठन करना राज्य का दायित्व है। फिर अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में रोजगार, शिक्षा पाने का अधिकार। क्या है, कुछ दशाओं में क्या पा सकते हो आप, रोजगार, शिक्षा आपको पाने का अधिकार है। रोजगार कैसे पा सकते हो, अब मान लीजिए किसी राज्य के अंतर्गत 10-15 व्यक्ति अपंग आते हैं, तो उनको क्या है, उनको विशेष किसी नौकरी में डाल दिया जाता है। इसी के आधार पर उनको क्या है, आरक्षण मिलता है कि जो अपंग होते हैं, जो व्यक्ति विकलांग होते हैं, उनके लिए क्या है, रोजगार मिल जाता है। तो कुछ दशाएं हो गई उनके लिए, वे अपंग है इसलिए उनको क्या है, रोजगार मिल रहा है। तो ये राज्य का दायित्व है कि उन लोगों को रोजगार दे, शिक्षा दे। ऐसे अगर कोई बच्चे हैं जो शिक्षा नहीं ले पा रहे तो उनको भी क्या दे, शिक्षा देने का प्रयास करे। ये कहता है अनुच्छेद 41। अब बात करते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 दो बातें कहता है, न्याय संगत काम और प्रसूति सहायता। अब देखिए लिखा तो बहुत बड़ा हो गया, इधर टाइम हो गया हमारा, बहुत लेता है लिखने में। तो अब समझिए न्याय संगत और प्रसूति सहायता अर्थात राज्य का दायित्व है जो व्यक्ति होते हैं व्यक्तियों को अपनी योग्यता के अनुसार काम देने का प्रयास करे। किसी ने अगर 10वीं पास की है तो उसने 10वीं के हिसाब से नौकरी दे, किसी ने 12वीं की है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, तो उसकी जो व्यक्ति की क्वालिटी होती है उसके हिसाब से उसको क्या है, कोई कार्य दे। तो ये कहता है न्याय संगत काम दो उसके हिसाब से। ऐसे नहीं कोई मतलब मान लीजिए 10वीं पास है, उसे आईपीएस की नौकरी में बैठाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसे अपनी योग्यता के अनुसार काम दीजिए। कोई कमजोर है तो उसे कमजोर के हिसाब से वो कर सकता है तो उतना काम दीजिए। कोई मजबूत है तो उसको मजबूती वाला काम दीजिए। तो ऐसे राज्य का दायित्व होगा। प्रसूति सहायता, जो महिलाएं गर्भवती होती है उनको 6 माह की छुट्टी देवे प्रसूति के प्रेगनेंसी के समय, और प्लस जितना हो सके उनको पैसे संबंधित व्यय संबंधित भी सहायता दे। इसलिए आप देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट में होते हैं प्रसूति सहायता महिलाएं इनका लाभ उठाती है। अर्थात तो राज्य अपने ऊपर कैपेबल होते हैं कि वो इनको क्या है, प्रसूति सहायता देते हैं। अगर राज्य अपने ऊपर कैपेबल है तो इन सबको वो फॉलो करेगा। अगर राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो वो चाहे तो इनको फॉलो करे, चाहे तो नहीं करे। अगर आज भी मान लीजिए राज्य सरकार प्रसूति सहायता देना बंद कर दे
तो हम इसके लिए क्या है न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि ये क्या कहता है गैरवादी योग्य अनुच्छेद 37, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 का क्लॉज ए, अनुच्छेद 43 का क्लॉज ए, कुछ दशाओं में रोजगार, कुछ दशाओं में उद्योगों की भूमिका, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। तो ये आप समझ जाना, अनुच्छेद 43 का क्लॉज ये कहता है उद्योगों में जो मजदूर होते हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित करो, कम से कम इतने मजदूर आप रखते हो। तो ये हो गया अनुच्छेद 43 का क्लॉज ए। इसी का क्लॉज 2 कहता है कोऑपरेटिव, सहकारी समितियों का वर्णन करता है, सहकारिता सोसाइटी या समाज कह सकते हैं, सहकारिता समाज का वर्णन करता है अनुच्छेद 43 का क्लॉज 2। अब बात करते हैं इससे आगे के अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, इंडियन यूनिफॉर्म कोड, समान सिविल संहिता की स्थापना की बात करता है कौन? अनुच्छेद 44 के प्रत्येक राज्य का अपना एक दायित्व हो कि वो सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों को अलग रखकर सबके लिए किसी किसी मामलों में, जैसे धर्म के मामलों में तलाक, विवाह, इनके संबंध में क्या है एक समान कानून रखे, सबके लिए क्या रखे एक समान कानून रखने की क्या करे व्यवस्था करेगा, एक समान कानून कि ऐसे नहीं मुस्लिमों में 3 बार तलाक बोल दिया तो उनको तलाक दे दिया जाए, ऐसे नहीं। तो सबके लिए एक समान न्याय की स्थापना करे, विवाह तलाक संबंधित। तो ये राज्य क्या दायित्व है, भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने क्या है अपने उधर समान सिविल संहिता लगाई है। कौन सा? अगर आपसे पूछ ले तो वो है गोवा। कौन सा? गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ पर इंडियन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इस यूनिफॉर्म की स्थापना हुई है, समान सिविल संहिता की स्थापना की है गोवा ने। वहां पर विवाह तलाक सबके लिए एक समान न्याय है, कानून है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45। राज्य का दायित्व रहेगा कि बच्चों को क्या है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वापस इधर से डाल देता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कि उनको शिक्षा देगा। फिर बात करते हैं हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेगा। फिर अनुच्छेद 46 ST/ST के हितों का संरक्षण, ST/SC OBC के हितों का क्या करेगा संरक्षण करेगा, अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, इनके हितों का संरक्षण करेगा। ये क्या है राज्य का दायित्व है भाग 4 के अनुसार। अब बात करते हैं आगे 47 अनुच्छेद। राज्य का दायित्व होगा कि वो लोगों का क्या है पोषण स्तर को बढ़ाए, पोषण उनको अच्छा पोषण दे, पोषण स्तर को क्या करे बढ़ाए, पोषण स्तर को बढ़ाए। इसके लिए अगर लोगों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए जो जो प्रयास करने चाहिए राज्य प्रयास करेगा, जैसे नशीली दवाइयों को बंद करना। तो ये सब क्या है राज्य के दायित्व है कि वो पोषण स्तर बढ़ाने के लिए नशीली पदार्थों को बंद करे। लेकिन कोई राज्य करता नहीं है क्योंकि पता है उनको थोड़ी इनकम आती है, टैक्स मिलता है, तो किससे नशीली पदार्थों से। अगर कोई ज्यादा ही नशीली है तो उसको राज्य जरूर बंद करता है। अनुच्छेद अब बात करते हैं 48 की। अनुच्छेद 47 हो गया, अब बात करते हैं हम 48 की। राज्य का दायित्व है कि वो क्या है वन्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे, कृषि और पशुपालन को क्या करे अपने उधर अपने राज्य में जितनी अच्छी कृषि और पशुपालन की व्यवस्था कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पशुपालन करने कृषि करने की योजना दे, उनको कृषि करने की सहायता दे। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कृषि और पशुपालन करने का क्या है राज्य का दायित्व है, उनको बढ़ावा दे। किसके तहत? क्लॉज 1 के। अब ये कहिए इसका क्लॉज 2 क्या कहता है? हम कृषि करते हैं, कृषि का ऑपोजिट कर दो वन। पशु पालते हैं और वन के अंदर हम क्या नहीं पालते? वन्य जीव को हम पालते नहीं है, तो वन्य जीव। तो वन्य जीव अनुच्छेद 48 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्य का दायित्व है वन्य जीव और वन का क्या करे संरक्षण करे, उनको बढ़ावा दे। तो ये राज्य का दायित्व हो जाएगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 49। राज्य के अंतर्गत जो भी स्मारक होंगे, जो भी पुरातात्विक स्मारक है, स्मारक हो गए, मंदिर हो गए, स्मारक मंदिर मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, इन सब का क्या करेगा संरक्षण करेगा। जो भी महान व्यक्तियों की मूर्तियां वो भी इसके अंतर्गत आ जाती है। जैसे हमारे सड़कों पर महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी रहती है, तो इनको नुकसान न होने दे और इनका संरक्षण करे। तो ये किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है कि इन सब का संरक्षण करे। अगर आपने इनको मूर्तियों या किसी भी आंदोलन के दौरान इनके ऊपर हमला किया, स्मारकों मंदिरों मूर्तियों के ऊपर, तो राज्य आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण।
अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका टोटली अलग है, दोनों ही, दोनों का कोई एक समान कारण नहीं है। कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। तो ये कौन याद करता है? 50-50 करनी है आपको, 50-50 मैचन होते थे, अर्थात अलग अलग। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है अनुच्छेद 50। अब बात करते हैं 51 की तहत। 51 का तहत है जो भी संधि और समझौते होते हैं तो राज्य क्या उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से निभाएगा। जो भी समझौते होते हैं एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच, एक देश से दूसरे राज्य के बीच, तो राज्य का दायित्व है उन समझौतों को क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से निभाएगा। ऐसे नहीं वो उन समझौतों का उल्लंघन करना चालू कर दे, तो ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो ये शायद मैंने आपको हो सके जितना जल्दी कवर कराने की कोशिश की है। तो वापस से एक बार हम छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं। अनुच्छेद 36 परिभाषा देता है, अनुच्छेद 37 इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, अनुच्छेद 38 ये क्या लोक अभिव्यष्टि के लिए है, अर्थात सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की क्या करना, स्थापना करना। सॉरी यह 6 से 14 नहीं आएगा। राज्य का दायित्व है वो सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन, सॉरी इसके लिए सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन दे, अर्थात महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करे, सम्मान कार्य के लिए सम्मान वेतन दे। तो सम्मान अगर महिला और पुरुष कार्य कर रहे हैं तो उसको सम्मान वेतन दे, ये राज्य का दायित्व हो जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन करता है। अनुच्छेद 41 रोजगार शिक्षा देने का अधिकार करता है। अनुच्छेद 42 कुछ दशों न्याय संगत और प्रसूति सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 43 उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना। 44 समान सिविल संस्था की स्थापना करना। 49 बच्चों को शिक्षा देना। 45 बच्चों को शिक्षा देना। 46 ST हितों का संरक्षण करना। 47 हो जाएगा क्या, आपके पोषण स्तर को बढ़ाना, नशीली पदार्थों को बंद करना। 48 कृषि को बढ़ावा देना। 49 हो जाएगा फिर आपके स्मारकों को सुरक्षित रखना। 50 करना। और 51 हो जाएगा आपका शांतिपूर्ण समझौते या शांति व्यवस्था बनाए रखना राज्य के अंतर्गत। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि ऐसे हमारी पॉलिटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे समय समय पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।